नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 30 जून तक बढ़ा देश भर में लॉकडाउन। रेस्टोरेंट्स, धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की इजाजत। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। देश में एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं। दिल्ली में फिलहाल मेट्रो नहीं। स्कूल कॉलेज के लिए जुलाई में राज्य सरकार ले सकेंगी फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल पर साधा निशाना। कहा, श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 80 लोगों की हुई मौत, 40 ट्रेनें लेट से चली। मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा। बीजेपी ने कड़े और बड़े निर्णय लेने वाला साल बताया, तो विपक्ष ने बेबस लोगों की बेरहम सरकार कहा। और यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए कांग्रेस ने खोला मोर्चा। पूरे प्रदेश में शुरू किया हवन यज्ञ। लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इस गाइडलाइंस को 1 महीने यानी कि 1 जून से 30 जून तक लागू किया जाएगा। लॉकडाउन के इस 5वें चरण को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। इसके तहत कैंटोनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल कैंटोनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरत की जो गतिविधियां हैं वो जरूर उनको मंजूरी मिलेगी। रात का कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए कर्फ्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का था। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोले जाएंगे। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं, तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल, कॉलेज दूसरे फेज में जुलाई से खोले जा सकते हैं। 8 जून से रेस्टोरेंट्स और होटल खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी होगा। धार्मिक स्थल और सैलून तो खोले ही जाएंगे, लेकिन कुछ शर्तों का जरूर पालन करना होगा। एक से दूसरे राज्य में जाने का जो प्रतिबंध था वो पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी को कोई इजाजत देने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल 1 जून से जारी गाइडलाइंस में लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक पहले चरण में सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्टोरेंट्स और अन्य आतिथ्य सेवाएं, शॉपिंग मॉल को 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं अनलॉक 1 के दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के साथ खोला जाएगा। जबकि अनलॉक 1 के तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजक पार्क के लिए तिथियां तय होंगी और ये स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा। तीस जून तक जारी अनलॉक 1 में कई तरह की छूटों का कोई समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध। देशों में जब केसेस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन किया जाता है। जब केसेस घटना शुरू होता है तब लॉकडाउन को खत्म किया जाता है, उसमें ढील दी जाती है। लेकिन यहाँ तो कम केसेस पे लॉकडाउन को जबरदस्त तरीके से लागू किया गया और जब संख्या इतनी बढ़ रही है, 1,73,000 केसेस हो गए और लगभग 9,000 केसेस एक दिन में वो आ गए हैं। लगभग 5,000 केसेस में मौत भी हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण। तो केसेस बढ़ रहे हैं, उस समय ढील देने के क्या परिणाम होंगे ये तो समय बताएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रतिदिन जमीनी स्तर पर अद्यतन समीक्षा करते हैं। प्रशासकीय तंत्र इस जिम्मेवारी का निर्वाह करता है, तो स्वाभाविक रूप से जो भी केंद्र सरकार के अनुदेश आए हैं, राज्य सरकार उसके समीक्षोपरांत निर्णय लेगी। Entire lockdown was unplanned and unprepared. Now
government is deciding to allow relaxations in certain areas, zones, but restrictions in containment zone. The point here is how government is going to balance the life and livelihood of the poor people. That's what we have been asking. बहुत बारीकी से देखा। पहले ऑर्डर के मुकाबले मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि कुछ स्पष्टता के साथ ये ऑर्डर आया। इस तरह के ऑर्डर की जरूरत हो। फेज वाइज नॉन कंटेनमेंट जोन में फेज वाइज एक्टिविटीज को, जैसे शॉपिंग मॉल, स्कूल कॉलेज के लिए अलग फैसला, मेट्रो के लिए अभी कोई फैसला नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण मैं इस एडवाइजरी में मानता हूं, हम वकालत प्रथम सेकेंड लॉकडाउन से कर रहे थे, राज्यों की अहम भूमिका है। राज्यों को ये स्वायत्ता दी गई है कि वो अपने स्थानीय कारकों के, वायरस के वहाँ के चरित्र के अनुरूप, स्प्रेड के नेचर के अनुरूप किस एक्टिविटी को अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इंटरस्टेट बॉर्डर पे जिसकी हमने छवियां देखी थी, मैं समझता हूँ उसको लिफ्ट किया गया। ये सब इस बात का संकेत है कि हम समग्रता से जीविका और जीवन के बीच में एक कोशिश कर रहे हैं रास्ता निकालने की, और मुझे उम्मीद है कि इसमें हर कोई अपने तय सहयोग करे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 80 लोगों की मौत हुई है, 40 ट्रेन लेट से चली हैं। रेल मंत्री पर हमला बोलते हुए गहलोत ने पीएम मोदी से अपील की कि वो पीयूष गोयल को मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बनाए। अशोक गहलोत ने बाकायदा ट्वीट भी किया और उसमें वो लिखते हैं, As many as 40 Shramik special trains have been delayed. One took 9 days to reach. 80 deaths reported so far. I suggest Honorable PM to let Mr. Goyal be minister without portfolio, as we have never heard of such mess in Indian Railways ever before. Let him concentrate on fundraising for BJP only. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कहा है कि लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं हो सकता। कोई नहीं कह सकता कि कोरोना की बीमारी कब खत्म होगी, इसीलिए हालात सामान्य करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना से चिंता जरूरी होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के केस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय दिल्ली में ज्यादातर मरीजों का इलाज घर में चल रहा है। अस्पतालों में सिर्फ 2100 मरीज भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि कल तक दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 17,386 थे। 7,840 लोग ठीक हो चुके हैं। 9,142 लोग अभी भी बीमार हैं। 398 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जो मैं स्वीकार करता हूं। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 2500 बेड हैं। 5 जून तक 4600 बेड हो जाएंगे। केजरीवाल ने बताया कि हम सोमवार को एक ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो ये बताएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड हैं और कितने वेंटिलेटर। ठीक हों और घर चले जाएं, ठीक हों और घर चले जाएं। तो मौत नहीं होनी चाहिए कोरोना की वजह से। इसको कम से कम रखने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज, कोरोना की वजह से मान लीजिए 10,000 पेशेंट हो गए और हमारे पास 8,000 बेड हैं, तो मेरे लिए चिंता का विषय है। जब लोग इधर उधर के धक्के खाएंगे बेड के लिए, मेडिकल के लिए, इंतजाम के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, अगर लोगों को धक्के खाने पड़ेंगे, तब मेरे लिए चिंता का विषय है। और अगर बेड कम पड़ गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई, वेंटिलेटर कम पड़ गए, पीपी किट कम पड़ गए, तो उसकी वजह से मौत भी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि उनको इंतजाम नहीं मिलेगा। तो इस तरफ हमने पिछले 1 हफ्ते में हमने बेड्स का खूब इंतजाम कर लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में राज्यों के पुलिस वाले भी आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 114 पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। अब तक महाराष्ट्र में 2325 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 26 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। बता दें कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक 62,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। 2,000 से ज्यादा मरीज अब तक इस वायरस के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं।
तो पुलिस वालों में लगातार वायरस फैल रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो 24 घंटे में जो आंकड़ा आया है वो काफी डराने वाला है। 114 पुलिस वाले संक्रमित हुए हैं 24 घंटे के अंदर। अब तक का आंकड़ा 2325 तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में 26 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ पर अब रैपिड एक्शन फोर्स का भी सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस कर्मचारियों में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। मुंबई के कांदिवली पूर्व समता नगर पुलिस स्टेशन के जब 3 पुलिस अधिकारी कोरोना को हराकर वापस लौटे तो पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस अधिकारियों ने बैंड बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। ठीक होकर लौटने वाले पुलिस अधिकारियों में 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल शामिल हैं। इस मौके पर तमाम पुलिस वाले वीडियो बनाते हुए भी दिखाई दिए हैं। मुंबई में प्रवासी मजदूरों की परेशानी कम नहीं होता देख बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को लेकर महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 2 जून तक प्रवासियों को अपने मूल स्थानों पर ले जाने की प्रक्रिया के बारे में रिपोर्ट दायर करें। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अगर सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता, इस तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन उनका कहना यह भी है कि कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं उनमें इस पत्र के द्वारा आपका आशीर्वाद लेना आया हूं। उन्होंने राम मंदिर मुद्दे के समाधान, आर्टिकल 370 का खात्मा, 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में लाना और नागरिकता संशोधन कानून को अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धि बताया। साथ ही कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या फिर आर्थिक, वैश्विक हो या फिर आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही 60 साल के ऊपर के लोगों को 3000 रुपए की नियमित मासिक पेंशन की व्यवस्था, जो सुविधा है वो उपलब्धि के तौर पर बताया गया है। मोदी सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। ये अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। बीते 1 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के
सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। मोदी 2.0 के एक साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह सफर काफी चुनौतियों वाला था। पिछले एक साल के दौरान हमारी सरकार ने अकल्पनीय चुनौतियों का सामना किया है। वहीं कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में भी पीएम मोदी ने सामने से नेतृत्व संभालते हुए देश को सही दिशा में आगे बढ़ाया है। कि पहले कार्यकाल में मोदी जी ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स किए, वही तीव्र गति से दूसरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में तीव्र गति से बोल्ड डिसीजंस भारत की एकता और अखंडता के लिए, और उसी तरीके से सोशल जस्टिस, उसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस और उसी तरीके से हार्ड डिसीजंस लेते हुए देश के आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंच सके, इसके प्रयोजन, इसके आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साल में किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा कि ये बेबस लोगों की बेरहम सरकार है। Vikas versus reality of voodoo Modinomics. Prime Minister Modi sold his brand of administration in one word, Vikas. He coined the catchphrase 60 years versus 60 months to deliver this fabled Vikas. This year 2020 became the milestone for the realization of all promises. And what does the government have to show for it? One, first of all, very important point, 2 crore job versus 27% unemployment rate. 6 साल पूरे करने के बाद मोदी सरकार ने 130 करोड़ भारतीयों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। मरहम लगाने की बजाय घाव दे रहे हैं। यह सरकार अपने नागरिकों से लड़ाई लड़ रही है, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण की, उन पर अत्याचार की। मोदी सरकार के 6 साल का सार केवल यह है कि यह सरकार मुट्ठी भर अमीरों की तिजोरियां भरने में लगी है और गरीबों के शोषण में। इसीलिए बेबस लोग और बेरहम सरकार, मोदी सरकार ने 6 साल आज पूरे कर लिए हैं। बेबस लोग और बेरहम सरकार की ये दास्तान लेकर आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मोदी 0.2 कह रहे हैं, नॉट 2.0, क्योंकि 0 + 0 can only become 2 zeros, and ultimately it is a sum total of all zeros. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर विपक्ष ने अर्थव्यवस्था और कोरोना के बढ़ते मामलों पर मोदी सरकार को घेरा है। विपक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आई है। कोरोना के मामले में पूरी तैयारी न होने की वजह से आज देश सबसे बड़ी त्रासदी का सामना कर रहा है। कोविड के पहले तो इकोनॉमी काफ़ी नीचे चला गया था। मजदूर, किसान, मिडिल क्लास, छोटा व्यापारी, गरीब, ये जो लोग हैं, नागरिक है, सबके ज़िंदगी में काफ़ी दुख दर्द बड़ा है उसके शासन में। तो इसलिए वो अपना शासन, वो तो खुद तो अपना पीठ थपथपाती है, उसका कैरेक्टर वही है। और वो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ मौन की बात करता है, काम का बात तो करता नहीं, लगातार बात करते रहता है। तो इसी उसकी सलीलोकी है, अपना भाषणबाजी है, ये जनता के साथ कोई डायलॉग नहीं है। जो हालात हैं उसमें नारे से नीचे उतरकर जमीन पे आशा का संचार हो रहा है या नहीं। अर्थव्यवस्था की बदहाली पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रवासी मजदूर उन्होंने जिस पीड़ा को झेला, वो पीड़ा कोरोना निर्मित सिर्फ नहीं थी, मानव निर्मित थी। उस पीड़ा को अगर थोड़ा बेहतर ढंग से साझा करते माननीय प्रधानमंत्री जी, तो एक बड़े वर्ग में यह संदेश जाता कि
एक भारत श्रेष्ठ भारत कोई संकीर्ण सोच नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। जो देश कोरोना के शुरू में 31वें नंबर पर था, आज वो 9वें नंबर पर आ गया है। जब कोरोना के मरीज 500 थे तो मुकम्मल लॉकडाउन हो गया। जब कोरोना के मरीज 1,75,000 के आसपास पहुंच गए हैं तो आप लॉकडाउन हटा रहे हैं, ट्रेनों को शुरू कर रहे हैं, बाज़ार खोल रहे हैं। यानी जब केसेस बढ़ रहे हैं आप लॉकडाउन खोल रहे हैं और उस पर तुर रहा ये कि इसको आप उपलब्धि बना रहे हैं। ये उपलब्धि है जो वर्कर्स के साथ, मज़दूरों के साथ, गरीब लोगों के साथ पूरे देश की सड़कों पर नंगा नाच हुआ है और अभी तक जारी है। ये उपलब्धि है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कम से कम इस पर तो उनको शर्म आनी चाहिए, उपलब्धियां गिनाने वालों को। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। यूथ कांग्रेस की ओर से अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर आज पूरे प्रदेश में हवन यज्ञ शुरू किया गया। कांग्रेस सेवा दल भी पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा है। पार्टी ने अजय कुमार लल्लू को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने का आरोप भी लगाया। आज हमारे यहाँ यूथ कांग्रेस कार्यालय पे हवन किया गया है। इसका उद्देश्य है योगी जी की सद्बुद्धि के लिए हवन करवाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को गिरफ्तार किया गया है। क्या लोकतंत्र में गरीबों की आवाज़ उठाना कोई गुनाह है? अगर ये गुनाह उन्होंने किया है तो ये गुनाह कांग्रेस पार्टी करती रहेगी, गरीब मजदूरों की आवाज़ बनती रहेगी। शिमला की एक अदालत ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा के निलंबित निदेशक अजय कुमार गुप्ता को जमानत दे दी है। निदेशक को राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 20 मई को गिरफ्तार किया था। गुप्ता का 43 सेकंड का एक ऑडियो क्लिप सामने आया था, जिसमें वो एक शख्स से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगते हुए सुनाई दे रहे थे। इस घोटाले ने 27 मई को उस समय राजनीतिक मोड़ ले लिया जब प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि वो निदेशक के कथित भ्रष्टाचार के मामले में उचित जांच के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नैतिक आधार पर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग कथित भ्रष्टाचार में पार्टी का नाम घसीट रहे हैं। अदालत ने जमानत मुजक्का पे छोड़ दिया है ना, तो 2-2 लाख रुपए की इनकी जमानत और पर्सनल बॉन्ड पर आके इनको रिहा कर दिया। नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोई सबूत नहीं दे पाए। देखिए, ये इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस है ना, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। निशादगंज स्थित SCERT कार्यालय पर लॉकडाउन में भी अभ्यर्थी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आवेदन फॉर्म में त्रुटि संशोधन की मांग को लेकर फिर प्रदर्शन किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सर्वर प्रॉब्लम के चलते सैकड़ों अभ्यर्थियों की जो अंक त्रुटि हुई, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक संशोधन के लिए मौका नहीं दिया गया है, जिसके चलते काउंसलिंग में समस्या हो सकती है। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार में टिड्डी दल के प्रकोप और कोरोना के बीच खेती की चुनौतियों पर एक उच्च स्तरीय बैठक की है।
इस बैठक में प्रेम कुमार ने कृषि वैज्ञानिकों को टिड्डी दल से निपटने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बिहार पहुंचे प्रवासी मजदूरों को कृषि से जोड़ने के लिए भी इन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सबसे हमारी रूबरू बात हुई जाकर के है और हमने कहा है कि अभी तो जो आपने काम किया है उसको जनता में ले जाइए। अब आगे क्या प्लानिंग है? कोरोना की लड़ाई लंबा है, कोरोना में उनको जीना है, ज़िंदगी का स्टाइल बदलना होगा, काम धाम करने का तरीका बदलना होगा। इस पर बहुत ही विस्तार से बातचीत हुई है और हमारी प्राथमिकता थी कि खरीफ का मौसम है, उसमें हमारी तैयारी चल रही है। 33 लाख हेक्टेयर में धान की खेती करेंगे और 4.5 लाख हेक्टेयर में हमारा मक्का की खेती होगी, 1 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलों का, 50,000 में तिलहनी फसलों का। तो तैयारी के दृष्टिकोण से सभी जो उपादान हमारे हैं, खाद हैं, बीज हैं, दवा की तैयारी कर लिया है। और कृषि वैज्ञानिकों को हमने कहा है खरीफ का मौसम, किसानों मौसम का खेती करने की हमारी जो प्लानिंग है उस पर हमारे कृषि वैज्ञानिक मदद काम करें। कोरोना महामारी के सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से सारे संबंधों को समाप्त कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि WHO पूरी तरह से चीन के इशारे पर चल रहा है। WHO बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने में नाकाम रहा और इसीलिए हम WHO से अपने सारे संबंधों को खत्म कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि चीन द्वारा केवल 4 करोड़ जो डॉलर है प्रति वर्ष का भुगतान करने के बावजूद WHO चीन के इशारे पर चलता है। हम 45 करोड़ डॉलर देते हैं लेकिन हमारी बातों को सुना नहीं जाता। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि WHO से सुधार को लेकर जो सिफारिश की गई थी उसे लागू नहीं किया गया, इसीलिए अमेरिका WHO से अपना रिश्ता तोड़ रहा है। WHO को लेकर के WHO की भूमिका अब तक विश्व स्तर पर कोई नकार नहीं सकता। ये जिस तरह की चीजें हो रही है ना, इस वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के लिए उचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी तो खुद उनके मुल्क में क्या हो रहा है, मिनेसोटा में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग व्हाइट हाउस तक प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। तो उनके प्लेट में काफी कुछ है, वो संभाल लें। WHO को स्किप गोटिंग करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तो संबंध हैं वो बनाए जाते हैं, उसको प्रगाढ़ किए जाते हैं, उसको सुधारा जाता है, लेकिन संबंध को ख़त्म नहीं किया जाता है। ये वहाँ पर उनको कोई समझा नहीं पा रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बातें आगे चल रही हैं और WHO का रुख जो चीन कह रहा है उसकी तरफ अगर दिखाई दे रहा है तो उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन संबंध खत्म करके वो क्या हासिल करेंगे? मैं नहीं समझता हूँ कुछ हासिल करेंगे। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।